मैं आशा करता हूँ कि आज का दिन आपका शुभ गुजरे। चलिए शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेकर। ओम गणेशाय नमः। चलिए। क्योंकि बाबू ये यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा। प्रणाम देशवासियों, मेरा नाम है आदित्य वर्धन पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज गिवर पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, रेलवेज़ हो या और कोई एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, तो दोस्तों करंट अफेयर्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेटेज रहता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं यह वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं रोज़ कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके सामने लेकर आता हूँ। दोस्तों इन वीडियोस में, इन क्वेश्चंस में मैं ना सिर्फ एमसीक्यूज़ बल्कि उन एमसीक्यूज़ का 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन भी आपको देता हूँ। दोस्तों मैं वही चाहता हूँ जो कि हर एक यूट्यूबर, हर एक क्रिएटर, हर एक कंटेंट राइटर आपसे चाहता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। आप सबको पता है आज तारीख है 18 अक्टूबर 2022। मेरा नाम है आदित्य पारीक। डेली करंट अफेयर्स की क्लास है। आप इसकी जो पीडीएफ का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन आउट कर दूंगा। आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले एक बहुत ही फेमस कोट मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा, जो कि मैंने कल भी बोला था कि अगर यूपीएससी पहाड़ है दोस्तों तो हमें भी दशरथ मांझी बनना है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये डायलॉग बहुत फेमस है। मैं आशा करता हूँ कि इस डायलॉग को आप अपनी लाइफ के अंदर भी बेसिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए इसी अच्छे सुविचार के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। गणेश जी का नाम ले लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज का दिन आपका शुभ गुजरे। ओम गणेशाय नमः। चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। ये एक दोस्तों यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपका ध्यान इस क्वेश्चन के ऊपर स्पेशल अटेंशन चाहूँगा। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो दोस्तों नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 एंड 2। दोस्तों नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि जो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, यानी कि जो कुपोषण की दिक्कत है दोस्तों प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर और लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर, उस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सके। सेकेंड पॉइंट, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों ताकि जो अनीमिया की दिक्कत है अमंग यंग चिल्ड्रन एंड वुमेन, उसको भी ख़त्म किया जा सके। सो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सके अमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स।
सेकेंड नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का ऑब्जेक्टिव है दोस्तों अनीमिया की समस्या को भी दूर किया जा सके। ये क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। ये है दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को 2018 में लॉन्च किया गया था एंड इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ फ्लैगशिप प्रोग्राम टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। इट इज़ बैक्ड बाय द नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी प्रिपेयर्ड बाय द नीति आयोग। दोस्तों इंडिया का टारगेट है कि इंडिया को 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत बनाना है दोस्तों, और मेल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया को बनना है। तो इंडिया का 2022 तक का टारगेट है कि इंडिया जो है कुपोषण मुक्त भारत बने। ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज़ टू रिड्यूस द लेवल ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो एनहांस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द कंट्री। तो वही बात है दोस्तों, मेल न्यूट्रिशन को कम करना, अनीमिया की प्रॉब्लम को रिड्यूस करना, और 2022 तक इंडिया को बेसिकली एक कुपोषण मुक्त भारत देश बनाना। ये दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के। आपको ध्यान होना चाहिए कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था दोस्तों। यहाँ पर आप इस स्लाइड के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि ये क्या मिशन है। दोस्तों नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का टोटल बजट है 9,046 करोड़। 3 सालों के लिए ये बजट बेसिकली अलोकेट किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों कि अंडर न्यूट्रिशन को 2% कम करना, अनीमिया को 3% तक कम करना, एंड जो लो बर्थ वेट होता है, लो बर्थ वेट का मतलब जब भी दोस्तों बच्चा जन्म लेता है तब बच्चे का कई बहुत सारे बच्चों का अगर डिलीवरी जल्दी हो जाती है, यानी 9 महीनों से अगर जल्दी डिलीवरी हो जाती है तो उस केस में या तो बच्चों को कांच में रखा जाता है या फिर बच्चे का जो वेट होता है वो सामान्यतः कम होता है। तो वही जो लो बर्थ वेट है दोस्तों उसको 2% तक हमें सही करना है इस प्रॉब्लम को। मोर देन 10 करोड़ बेनिफिशियरीज टारगेटेड है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन क्या है, कब लॉन्च किया और इसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर, और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। जस्टिस DY चंद्रचूड़ अपॉइंटेड एज विच नंबर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी 50th नंबर के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेसिकली अपॉइंट किए गए हैं। यहाँ पर आप जो तस्वीर देख पा रहे हो यही है दोस्तों जस्टिस DY चंद्रचूड़। यहाँ पर आप द इंडियन एक्सप्रेस का हेडलाइन भी पढ़ सकते हो, जस्टिस चंद्रचूड़ अपॉइंटेड एज नेक्स्ट CJI। और दोस्तों 9 नवंबर को बेसिकली जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब जो है वो ओथ लेंगे। सो आपको अगर 1 डे एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी करंटली DY चंद्रचूड़ साहब, वो कौन से नंबर के अपॉइंट किए गए हैं। तो वो है दोस्तों 50th नंबर के अपॉइंट किए गए। यहाँ देखिए दोस्तों ये स्लाइड आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि इस स्लाइड के अंदर मैं आपको कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस हिसाब से CJI की अपॉइंटमेंट होती है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनको बेसिकली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और प्रेसिडेंट उनको आर्टिकल 124 क्लॉज 2 से दोस्तों उनको अपॉइंट किया जाता है। और एज फार एज द CJI इज कंसर्न्ड द आउटगोइंग CJI रिकमेंड्स ए सक्सेसर। कहने का मतलब है दोस्तों भी करंटली इंडिया के CJI जो है वो है आपके UU ललित साहब। तो जब UU ललित साहब जो करंटली CJI होंगे जब वो जाएंगे दोस्तों तभी वो दूसरे CJI का नाम भी रिकमेंड करेंगे। तो जो करंट का CJI होता है वो ही नेक्स्ट CJI का नाम रिकमेंड करता है दोस्तों। द यूनियन लॉ मिनिस्टर जो होते हैं वो रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं CJI के लिए, और फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भेजते हैं, और बाद में दोस्तों प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 124 क्लॉज 2 का यूज़ करके बेसिकली CJI को नियुक्त करते हैं। अब दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नॉमिनेट करने का, अपॉइंट करने का जो प्रोसेस होता है उसमें कोलिजियम सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। कोलिजियम सिस्टम एक बहुत
ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोलिजियम सिस्टम कुछ नहीं है, कोलिजियम सिस्टम एक वो सिस्टम है जिसके मदद से दोस्तों जजेस की अपॉइंटमेंट करी जाती है, जजेस का ट्रांसफ़र किया जाता है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्या कोलिजियम सिस्टम कोई एक्ट से बना है, पार्लियामेंट की स्टैचूट से बना है, जी नहीं दोस्तों। कोलिजियम सिस्टम बेसिकली 3 जजेस केस हुए थे, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस। आप अगर बोलेंगे तो इन तीनों केसेस को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इन्हीं तीनों केसेस के बाद ही दोस्तों बेसिकली कोलिजियम सिस्टम डेवलप हुआ। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि करंट इंडिया के जो चीफ जस्टिस है वो है दोस्तों यू ललित। इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि जस्टिस यू ललित साहब जो है अभी इंडिया के करंटली चीफ जस्टिस है। दोस्तों अगर आपको CJI बनना है तो कुछ बेसिकली आपकी रिकमेंडेशंस होती है, कुछ आपकी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। आप इंडिया के सिटीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। और उसके बाद या तो आप हाई कोर्ट के जज रहे हों या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के भी रहे हों। उसके बाद दोस्तों ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट की एज होती है वो होती है 65 ईयर्स। यानी कि अगर कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का 65 ईयर्स का हो चुका है तो वो उसको रिटायर कर दिया जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात सोच रहे होंगे कि यू ललित साहब अभी तो बने ही थे, अभी रिटायर होंगे। इसलिए होंगे दोस्तों क्योंकि वो 65 ईयर्स के कंप्लीट हो चुके हैं। अपॉइंटमेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि जो चीफ जस्टिस होता है दोस्तों उसको बेसिकली अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 124 का बेसिकली यूज़ करके दोस्तों प्रेसिडेंट CJI को अपॉइंट करता है। आई होप कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होगी कि CJI को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आर्टिकल 124 क्लॉज 2 का यूज़ करके। करंटली इंडिया के CJI है यू ललित साहब। कोलिजियम सिस्टम जो है वो 3 जजेस केस से इवॉल्व हुआ है। ये सारी बातें दोस्तों अपन ने करी। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 3 और ये भी काफ़ी ही रेलेवेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रिसेंटली हु लॉन्च्ड वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम। तो हाल ही में ही दोस्तों अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन वन फर्टिलाइज़र नाम की स्कीम को लॉन्च किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये द हिंदू न्यूज़पेपर की ही बेसिकली हेडलाइन है, PM मोदी इनॉग्रेट्स वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम। और यहाँ से आप इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे इनॉग्रेटेड 600 किसान समृद्धि केंद्र एंड वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम एंड सेड दैट दीज स्टेप्स वर बीइंग टेकन टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। तो सार यही है दोस्तों कि वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम को बेसिकली लॉन्च किया गया है मोदी जी के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देख सकते हैं आप यहाँ पर। द वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम। अब इस स्कीम को दोस्तों अपन प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम को अपन प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अंडर दिस स्कीम होगा क्या बेसिकली, तो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि सपोज़ करिए अगर कोई भी कंपनी है, अगर कोई भी कंपनी मान लीजिए फर्टिलाइज़र बना रही है, तो मान लीजिए ये फर्टिलाइज़र का उसका पैकेट है या कट्टा है, या ये वो है जिसके अंदर वो अपने फर्टिलाइज़र्स को डालेगी, खाद को डालेगी। तो दोस्तों इस स्कीम के अंदर ये बोला गया है कि आपकी कंपनी की जो ब्रांडिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ 1/4 हिस्से के ऊपर ही होगी। यानी कंपनी जो है वो सिर्फ दोस्तों इस एरिया के अंदर ही अपनी जो है अपना ब्रांडिंग कर सकती है, अपने कंपनी के बारे में बता सकती है, अपना लोगो बता सकती है। अब सवाल उठता है कि फिर सर इस एरिया में क्या होगा, तो दोस्तों इस एरिया के अंदर भारत का नाम लिखा जाएगा। यानी कि यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में भारत लिखा जाएगा और जो कंपनी का नाम है, कंपनी का लोगो है, वो सिर्फ 1/4 एरिया के अंदर ही दोस्तों होगा। आई होप कि आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये है दोस्तों तभी इस स्कीम का नाम है वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम। यहाँ आप देख सकते हैं अंडर दिस स्कीम द ऑल टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र्स वेदर इट इज़, चाहे वो DAP हो, NPK हो,
यूरिया हो, उन सबको दोस्तों एक ही ब्रांड नेम भारत के अंदर बेचा जाएगा। अब कंपनियों के लिए भी दोस्तों 1/4 का हिस्सा दिया गया है अपना ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, टोकनाइजेशन सिस्टम इज लॉन्च्ड बाय विच बैंक। तो हाल ही में ही दोस्तों टोकनाइजेशन की प्रक्रिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। हो सकता है कि यूपीएससी आपको 4 ऑप्शंस दे दे और फिर आपके साथ खेलने की कोशिश करे कि विच बैंक लॉन्च्ड टोकनाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा, टोकनाइजेशन सिस्टम को आरबीआई ने लॉन्च किया है। आसान से शब्दों के अंदर मैं आपको अगर समझाऊं तो दोस्तों टोकनाइजेशन का मतलब ये होता है कि अभी आप जब भी शॉपिंग करते हैं तो आपको अपना दोस्तों क्रेडिट कार्ड नंबर डालना पड़ता है, अपना सीवीवी नंबर डालना पड़ता है। अब सर फिर टोकनाइजेशन से क्या होगा? तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अभी भी आपको ये सब कार्ड की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, लेकिन अब जब आप डालेंगे डिटेल्स तो आपकी जो डिटेल्स है वो बेसिकली टोकन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। टोकन फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी और वो जो टोकन के जो नंबर होंगे दोस्तों वही सामने वाले मर्चेंट के पास, सामने वाली कंपनी के पास जाएंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं, हाउ अ टोकनाइज्ड कार्ड ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपने पेमेंट को इनिशिएट किया, अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपने सारी सेव करी और वो दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने सेव करी वो सारी की सारी एक टोकन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों। फिर वो टोकन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। टोकन के अंदर कन्वर्ट होने के बाद मर्चेंट यूजिंग टोकन सर्विस सेंड्स टोकनाइज्ड इन्फॉर्मेशन टू द एक्वायरिंग बैंक। यानी कि दोस्तों जो मर्चेंट है, जो सामने वाली पार्टी है, वो जो आपसे पैसा ले रहा है वो अपने बैंक में भेजेगा, फिर वहाँ से वो आपके बैंक में भेजेगा और वहाँ से वेरीफाई होकर वो एक टोकन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कि टोकन कैसे बनेगा, ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि टोकनाइजेशन सिस्टम क्या है, टोकनाइजेशन सिस्टम किस बैंक ने लॉन्च किया है और टोकनाइजेशन सिस्टम होने के बाद इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। दोस्तों मैंने इसका पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, टोकनाइजेशन रेफर्स टू रिप्लेसमेंट। ये क्या करेगा? ये रिप्लेसमेंट करेगा ऑफ एक्चुअल क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स विद एन ऑल्टरनेट कोड कॉल्ड द टोकन। तो जो मैंने आपको बात बताई वही बात यहाँ पर लिख रखी है कि आपका जो भी क्रेडिट कार्ड नंबर है, जो भी आपका दोस्तों डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, वो सारी के सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली टोकन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और यही जो टोकन है दोस्तों, ये यूनिक कॉम्बिनेशन होंगे आपके, ठीक है। अ टोकनाइज्ड कार्ड ट्रांजैक्शन इज कंसिडर्ड सेफर। इसको दोस्तों सेफर कंसिडर किया गया है एज द एक्चुअल कार्ड डिटेल्स आर नॉट शेयर्ड विद द मर्चेंट ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन प्रोसेस। अभी जब अपन बेसिकली शॉपिंग या कुछ भी खरीदारी करते हैं तो फ्रॉड होने की दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है। ये टोकनाइजेशन सिस्टम आने के बाद बेसिकली दोस्तों अपनी जो डिटेल्स है वो टोकन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले कस्टमर ने साइन अप किया, फिर ट्रांजैक्शन किया, फिर ट्रांजैक्शन कंप्लीट, डेटा को टोकनाइज कर दिया गया। टोकनाइजेशन यूज्ड फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शन। ये भी ध्यान रखना है आपको कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या हमें हर बार टोकन अलग अलग मिलेगा, अलग अलग शॉपिंग करेंगे अलग अलग मर्चेंट से, जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं दोस्तों। आज अगर आपने किसी और मर्चेंट से शॉपिंग करी है, कल आपने किसी और मर्चेंट से कुछ ख़रीदा है, तो डेफिनेटली बात है हर बार आपका अलग अलग टोकन फॉर्म होगा दोस्तों। ये मत समझिएगा कि क्या सर एक ही टोकन यूज़ होगा बार बार, जी नहीं दोस्तों। अगर एक ही टोकन बार बार यूज़ होता तो डेफिनेटली इस बात है फ्रॉड के चांसेस और इंक्रीज़ हो जाते। लेकिन जो टोकन है वो बार बार बनेगा दोस्तों, बार बार रिफ़्रेश होगा, अलग अलग जनरेट होगा टोकन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। विच कंट्री विल होस्ट द 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल। तो दोस्तों ये सौभाग्य भारत को मिला है, इंडिया के न्यू दिल्ली के अंदर 90th जनरल मीटिंग हो रही है इंटरपोल की। दोस्तों यहाँ पर आप जो लोगो देख रहे हैं ये है बेसिकली इंटरपोल का लोगो। अब दोस्तों इंटरपोल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरपोल की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल आपने सही समझा, ये एक पुलिस है, लेकिन ये पुलिस क्राइम से डील करती है।
टेररिज्म से डील करती है दोस्तों। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये दोस्तों 194 कंट्रीज़ के साथ मिलकर चलती है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो इंटरपोल है बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों फ्रांस के अंदर लोकेटेड। एंड इंडिया के अंदर जो दोस्तों इंटरपोल से डील करता है या इंटरपोल की जो हेल्प करता है दैट इज़ सीबीआई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडिया के अंदर सीबीआई जो है वो इंटरपोल से डील करता है दोस्तों। यहाँ आप कुछ नोटिस देख सकते हैं, ये है इंटरपोल के नोटिस। यानी अगर इंटरपोल ने रेड नोटिस दिया है तो उसका क्या मतलब होगा, येलो नोटिस दिया है तो उसका क्या मतलब होगा, ग्रीन नोटिस दिया है तो उसका क्या मतलब होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 90th जनरल असेंबली इंटरपोल की इंडिया कंडक्ट करेगा। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के अंदर है। इंटरपोल का मेन ऑब्जेक्टिव है टेररिज्म को कम करना। इंडिया के अंदर सीबीआई जो है दोस्तों वो एक यूँ कह लीजिए हेल्पिंग बॉडी है इंटरपोल की। सो द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज डेजिग्नेटेड एज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, विच टेनिस प्लेयर वॉन सैन डियागो ओपन टाइटल। तो हाल ही में ही दोस्तों ईगा स्विएटेक जी को सैन डियागो ओपन टाइटल से नवाजा गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों आई थिंक यूपीएससी में तो शायद ही पूछा जाए, लेकिन आपके जो वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं लाइक रेलवेज, एसएससी, उनके अंदर पूछे जाने के चांसेस हैं। यहाँ आप द टाइम्स ऑफ इंडिया की भी हेडलाइन पढ़ रहे हैं, ईगा स्विएटेक डाउन्स डोनाविक टू विन सैन डियागो ओपन टाइटल। तो 2022 का बेसिकली सैन डियागो टेनिस का टाइटल मिला है ईगा स्विएटेक को। यहाँ पर इनकी तस्वीर भी देख पा रहे हैं। यह है दोस्तों द हिंदू की न्यूज़, टॉप रैंक्ड स्विएटेक विंस सैन डियागो ओपन टेनिस टाइटल। सो ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली इन विच सिटी गाथा स्वराज की मराठा गैलरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो हाल ही में ही दोस्तों ग्वालियर शहर के अंदर गाथा स्वराज की मराठा गैलरी को इनॉग्रेट किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं अमित शाह ने सिंधिया संग्रहालय में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को ग्वालियर के प्रसिद्ध SHH महाराजा जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किया। सो आपको पता होना चाहिए कि गाथा स्वराज की मराठा गैलरी को ग्वालियर के अंदर इनॉग्रेट किया गया है, अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप ANI की रिपोर्ट भी देख पा रहे हैं, ग्वालियर अमित शाह इनॉग्रेट्स गाथा स्वराज की गैलरी इन सिंधिया म्यूजियम। आपको पता होगा जो अपने जो ज्योतिराव आदित्य सिंधिया साहब है वो राजा परिवार से बिलोंग करते हैं, राजा महाराजाओं की संतान है वो, इस वजह से इसको जो है उन्हीं के ही महल के अंदर इनॉग्रेट किया गया है ग्वालियर के अंदर दोस्तों। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंधन बैंक। तो हाल ही में ही सौरव गांगुली जी को बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यहाँ आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये है सौरव गांगुली जी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की भी मैंने हेडलाइन लगा रखी है, बंधन बैंक रोप्स इन सौरव गांगुली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, मेरा जो कंटेंट रहता है वो द हिंदू से भी रहता है, टाइम्स ऑफ इंडिया से भी रहता है, ANI से भी रहता है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से भी रहता है, दृष्टि से, स्टडी IQ से, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस क्लास को 1 घंटे की बना सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो टॉप के करंट अफेयर्स है वो यही है। जैसे ये क्वेश्चन आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले वाले जो क्वेश्चन है वो UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, वो वनडे एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, वो UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन UPSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन वनडे एग्जामिनेशन के हिसाब से ज़रूरी है। सो चलिए क्लास का अंत करते हैं। आई होप कि आपको मेरा कंटेंट, मेरी वीडियोस, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। इस वीडियो का जो PDF का लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन आउट कर दूंगा। अपना टारगेट है दोस्तों कि कम से कम 100 लाइक्स इस वीडियो को पहुंचाने हैं, तो आप मेरी मदद करिए उस काम के अंदर, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर अगली वीडियो आप इस टॉपिक पर बनाइए।
सो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी और आप बहुत सारी चीज़ें नई सीख कर गए होंगे। लाइक अपन ने इंटरपोल के बारे में बात करी, अपन ने जो है CBI के बारे में बात करी, अपन ने नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में बात करी दोस्तों, जो कि UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आज का दिन आपका शुभ जाए। धन्यवाद। थैंक यू।